हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। और उस चैप्टर का नाम आप लोग देख ही रहे होंगे, रेखाएं एवं कोण। रेखाएं एवं कोण यानी लाइन्स एंड एंगल्स। तो देखो क्या होता है कि जो मैथ्स की बुक होती है उसको हम लोग उसमें तीन कैटेगरी होते हैं, तीन भाग होते हैं। एक होता है अर्थमेटिक वाला भाग यानी कि अंक गणित वाला, एक होता है बीज गणित वाला भाग, और एक होता है ज्यामिति वाला भाग। इसको मेनली रेखा गणित भी हम लोग कह सकते हैं। तो गणित को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसको तीन भागों में, तीन पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो चूंकि हम लोग पिछला जो चैप्टर था उसमें हम लोग पढ़े थे यूक्लिड का ज्यामितीय परिचय, तो हम लोग कहीं ना कहीं उसी चैप्टर से ज्यामिति की शाखा में यानी कि ज्यामिति वाले पार्ट में एंटर कर चुके हैं। तो ये ज्यामिति से रिलेटेड सेकेंड चैप्टर है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, ज्यामिति से रिलेटेड जितने भी शब्द प्रयोग होंगे उस शब्द का मतलब समझेंगे, और थोड़ा सा लास्ट में कुछ कोण से रिलेटेड गुण के बारे में, प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले क्या करना है, अब चूंकि हमें ज्यामिति से रिलेटेड जितने भी शब्द हैं उसको क्यों पढ़ना है, देखो बात ये है कि जो ज्यामिति से रिलेटेड शब्द हैं वो क्वेश्चंस में बार बार आएंगे, तो हमें उनका मतलब पता नहीं होगा तो क्या होगा, हम लोग उस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए पहले हमें ज़रूरत है कि उन शब्दों को अच्छे से समझ लें। तो चलो हम लोग इस वीडियो की शुरुआत एकदम ज्यामिति के 0 पॉइंट से करते हैं, मतलब एकदम जीरो लेवल से इसकी शुरुआत करते हैं। तो जो ज्यामिति का 0 लेवल है वो बिंदु से स्टार्ट होता है। किससे? बिंदु से। उसको बोलते हैं पॉइंट। अब ये बिंदु क्या होता है, पॉइंट क्या होता है कि एक बिंदु की न कोई लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, और न ही ऊंचाई होती है, और बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए उसको सिर्फ डॉट लगा दिया जाता है। इसी को हम लोग बिंदु कहते हैं। अब बिंदु का नाम लिखना हो तो हमें कोई कैपिटल लेटर लेते हैं अंग्रेजी वर्णमाला का, और उसको लिखते हैं कि ए, यानी कि बिंदु ए। बात समझ आई? तो डॉट से हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं बिंदु को। अब इसके बाद जो दूसरा शब्द आता है वो होता है रेखा, यानी कि लाइंस। जैसा कि आप लोग चैप्टर का नाम ही देख रहे हैं, रेखा है। तो रेखा क्या होती है, तो इसको ध्यान से समझना। जैसे एक बिंदु है, ठीक, इसी तरीके से बहुत सारी बिंदुओं को ले लिया जाए और आपस में मिला दिया जाए बिंदुओं को, तो क्या होगा, एक इस तरीके से आकृति प्राप्त होगी। और बड़ा करना चाहें और बिंदुओं को मिलाएं तो और बड़ा प्राप्त होगा। यानी कहने का मतलब कि एक इस टाइप से आकृति, इस टाइप से चित्र बनेगा, और इसी चित्र को क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। और रेखा की एक एकदम अच्छी परिभाषा लिखनी हो तो कहते हैं कि एक रेखा जो है बिंदु से, अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, और वो दोनों तरफ, ये राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया, दोनों तरफ अनंत तक बढ़ते जाती है। इसको बोलते हैं रेखा। बात समझ आई? अब इसका नाम लिखना हो तो क्या कहेंगे, मान लेते हैं इस पे एक बिंदु ए स्थित है और एक बिंदु जो है बी स्थित है, तो इसको हम लोग कहेंगे रेखा ए बी। क्या कहेंगे? रेखा ए बी। यानी कि ये जो रेखा है इसका नाम हम लोगों ने रख दिया रेखा ए बी, लेकिन मैथ्स में इसको रिप्रेजेंट करना हो तो उसको कहते हैं, इसका बिंदु का नाम लिख देते हैं और उसके ऊपर इस टाइप से बना देते हैं, तो ये प्रदर्शित कर रहा है इस रेखा को। बात क्लियर हुई? तीसरा शब्द देखना, तीसरा यहाँ पे लिख रहा हूँ, तीसरा शब्द है रेखा
खंड, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब ये क्या होता है, देखो ये लाइन से ही रिलेटेड कुछ शब्द दिख रहा होगा, ऐसा कुछ लाइन से ही रिलेटेड। तो ये चूंकि खंड, खंड का मतलब क्या होता है, भाग, किसका, रेखा का। यानी कि रेखा का ही यदि हम लोग कोई पार्ट उठा लें, कोई खंड निकाल लें, तो उसी को क्या कहते हैं, रेखाखंड। अब इसमें अंतर क्या होता है अभी समझते हैं। यदि हम लोग कोई रेखा है इस तरीके से, इसका नाम है ए बी, ठीक, इसमें से यदि बीच का यहीं से पार्ट उठा लें, यहीं से, ठीक, यहाँ से पार्ट उठा लें, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। मान लेते हैं बिंदु यहाँ पे जो था वो सी था, यहाँ पे बिंदु था जो डी था। चूंकि रेखा जो है बिंदुओं से मिलके बनी है, तो यहाँ पे भी तो कोई बिंदु रही होगी, यहाँ पे भी कोई बिंदु रही होगी, तो ये बिंदु सी थी, ये बिंदु डी थी। अब चूंकि अब ये पार्ट उठाए हैं, तो इसकी एक निश्चित लंबाई होगी। क्या होगी, एक निश्चित लंबाई होगी। तो यदि हम लोग इस रेखाखंड की परिभाषा लिखें तो कहेंगे एक निश्चित लंबाई की रेखा रेखाखंड कहलाती है, या फिर एक रेखा का भाग ही रेखाखंड कहलाता है। और इसको प्रदर्शित करना हो, जिसे इसको लिखना हो, तो लिखेंगे सी डी और उसके ऊपर एक बार लगा देंगे। ये रेखाखंड को प्रदर्शित कर रहा है, रेखाखंड सी डी। बात समझे। अब इसमें चौथा जो शब्द होता है वो होता है किरण। बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है रेखा, रेखाखंड और किरण में। क्या डिफरेंस है देखना। किरण की जब बात करें हम लोग, तो किरण जो होती है उसका एक बिंदु तो फिक्स्ड होता है, लेकिन दूसरी साइड वाली बिंदु अनंत तक बढ़ते जाती है। मतलब ये बिंदु, इधर वाली बिंदु फिक्स नहीं होगी, ये बिंदु फिक्स है लेकिन आगे वाली बिंदु फिक्स नहीं है, तो उसको तीर से दर्शाए हैं, मतलब आगे तक बढ़ते जा रहा है। तो इस प्रकार इसको किरण कहते हैं। इसको परिभाषित करना हो तो हम लोग कहते हैं कि जिसकी एक बिंदु निश्चित हो और एक तरफ अनंत तक बढ़ते जाए, उसको बोलते हैं किरण। और यदि मान लेते हैं बिंदु ए है, यहाँ पे बिंदु बी है, तो इसको लिखेंगे किरण ए बी। और इसको मैथमेटिकली, मैथ्स में की भाषा में लिखना हो तो लिखेंगे ए बी और उसके ऊपर एक तीर बना देंगे। अब किरण देखो, सूर्य का जो प्रकाश होता है उसको किरण बोलते हैं, सूर्य की किरणें। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो सूर्य होता है वहां से लाइट प्रकाश आ रहा धरती पे, धरती से भी और आगे जा रहा, तो एक पॉइंट तो फिक्स है सूर्य से, जहां से उसका प्रकाश निकल रहा है, लेकिन कहाँ तक जा रहा है वो फिक्स नहीं है। इसलिए सूर्य के प्रकाश को हम लोग किरण बोलते हैं, ना कि रेखा। तो ये शब्द क्लियर हुए। अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ नए शब्द। ठीक, ये सारे शब्द जो होंगे डायरेक्टली ज्यामिति में प्रयोग होंगे। जितने भी आगे चैप्टर आएंगे ज्यामिति से, तो हमें उन शब्द का मतलब पता रहेगा, तभी हम लोग क्वेश्चंस को आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखो, एक होता है समरेख बिंदु। अब चूंकि ये बिंदु से रिलेटेड है तो बिंदु की बात करेंगे। इसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक। और एक होता है असमरेख बिंदु, यानी कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है। अब देखो, इसमें शब्द से ही पता चल रहा होगा कि ये दोनों शब्द जो हैं एक दूसरे के विपरीत हैं। समरेख बिंदु कोलिनियर पॉइंट्स, असमरेख बिंदु नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये क्या होते हैं, पहले इसको जानते हैं। ठीक है। तो देखो, जैसे कोई 2, 3 या 4 बिंदु लेते हैं, ठीक, और इस प्रकार से लेते हैं कि उनको मिलाने पे एक सीधी रेखा बन रही हो। कैसी, एक सीधी रेखा बन रही हो। तो जब 3 या 3 से अधिक बिंदुओं को मिलाने पे
एक सीधी रेखा, सरल रेखा प्राप्त होती है, तो उन बिंदुओं को, जो 3-4 बिंदुएं हैं, उन बिंदुओं को कहते हैं समरेख बिंदु, कोलिनियर पॉइंट्स। बात समझ आई? तो असमरेख बिंदु किसे कहते हैं? तो जब 2-3 बिंदुओं को आपस में मिलाने पे एक सीधी रेखा न बन के एक टेढ़ी वक्र रेखा बनती हो, तो इन बिंदुओं को बोलते हैं असमरेख बिंदु। क्लियर हुआ? तो ये बिंदु थे असमरेख बिंदु और समरेख बिंदु। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, 2 शब्द और हैं। एक होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं और एक होती है अप्रतिच्छेदी रेखाएं। इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इसको अप्रतिच्छेदी रेखाएं जो होती हैं उसको बोला जाता है, इसका दूसरा नाम है समांतर रेखाएं, यानी कि पैरेलल लाइंस। अब इन दोनों शब्दों को हमें समझना है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, हम लोग तुलना करके समझेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो जब 2 रेखाएं ऐसा प्रतीत हो कि जो 2 रेखाएं हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलेंगी या फिर एक दूसरे को कट करेंगी। प्रतिच्छेद का मतलब कट करना, इंटरसेक्ट का मतलब एक दूसरे को कट करना, एक दूसरे से मिलना। तो जब ऐसा लगे कि एक दूसरे से ये लाइन प्रतिच्छेद करेंगी तो इनको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। अच्छा ये बताओ, मिल रही हैं? नहीं। लेकिन यदि इनको आगे बढ़ाया जाए तो ऐसा जरूर होगा कि एक जगह जाके मिलेंगी, और इस बिंदु को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, प्रतिच्छेद बिंदु जहाँ पे मिलती हैं। तो चूंकि ये दोनों लाइनें एक दूसरे से मिलेंगी, इसलिए इन दोनों लाइनों को बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या ऐसा भी हो सकता है? इस तरीके से भी ये लाइन है, ठीक, रेखा है, ये भी रेखा है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे से मिली, प्रतिच्छेद की, तो इनको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। बात समझ आए? तो ये जब एक दूसरे से मिलती हैं तो इनको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो अप्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब वो एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, लेकिन उसका दूसरा नाम है समांतर रेखाएं। अब उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो 2 रेखाएं हैं, ठीक, इस तरीके से। जब 2 रेखाएं एक दूसरे से कभी ना मिले, क्या कभी ना मिले, तो उनको बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखाएं। यानी कि ये जब आगे भी बढ़ते जाएंगी तब भी नहीं मिलेंगी, इधर भी बढ़ते जाएंगी तब भी नहीं मिलेंगी, तो इसको अप्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं। अब समांतर रेखा क्यों कहते हैं? समान अंतर, समांतर, यानी कि इन दोनों के बीच की जो समान हो, अंतर जो होगा, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो हमेशा समान रहेगी। यानी कि ये 5 मीटर की दूरी है तो यहाँ भी 5 मीटर की दूरी, यहाँ भी 5 मीटर की दूरी, यहाँ भी 5 मीटर की दूरी बनी रहेगी, आगे भी 5 मीटर की दूरी बनी रहेगी। तब बोलते हैं कि ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। यानी कि उनके बीच की जो दूरी होगी दोनों रेखाओं के, वो दूरी हमेशा समान रहेगी, इसीलिए समान अंतर, समांतर रेखाएं। बात क्लियर हुई? अब इसमें एक और रेखा होती है जिसको बोलते हैं लंबवत रेखा, यानी कि परपेंडिकुलर लाइन। ये अभी हम लोग रेखा की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोण पे आएंगे, अभी जस्ट कोण पे आएंगे। ये लास्ट देखते हैं, जो
ये जो होंगी समांतर रेखा, लंबवत रेखा, प्रतिच्छेद रेखा, ये सब ज्यामिति में ऐसे ही क्वेश्चंस में ऐसे ही सामने आ जाएंगे, लेकिन मतलब पता होगा तो समझ में आएंगे। तो लंबवत रेखा क्या होती है? यदि एक रेखा इस तरीके से हो और इस पे कोई दूसरी रेखा इस तरह से आ रही हो कि उनके बीच का कोण 90 डिग्री का बने, क्या बने? 90 डिग्री का कोण बने, तो बोलेंगे कि रेखा L जो है रेखा M के परपेंडिकुलर है। एक बात बताना भूल गया समांतर रेखा के बारे में, समांतर रेखा के बारे में थोड़ा सा बताना भूल गया। क्या होती है? यदि ये रेखा है, ये रेखा है, दोनों समांतर है, ये इसका नाम ले लेते हैं L, इसका नाम ले लेते हैं M। तो जब इसको प्रदर्शित करना हो मैथ्स की भाषा में तो इसको लिखेंगे L पैरेलल टू M, यानी कि L समांतर रेखा है M की। इसको ये भी लिख सकते हैं कि M जो है समांतर है L के। तो ये प्रदर्शित करने का तरीका है। यदि कहीं ऐसा लिखा हुआ मिले, ऐसा दिखे तुमको कहीं भी लिखा हुआ, यानी कि रेखा L जो है समांतर है M की। बात समझ आई? अब हम लोग बात कर रहे थे लंबवत रेखा की। तो लंबवत रेखा में क्या होगी? रेखा L जो है M के 90 डिग्री पे हो या फिर M जो है L के 90 डिग्री पे हो, तो हम लोग कहेंगे कि रेखा L जो है परपेंडिकुलर है M के, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं कि M जो है परपेंडिकुलर है L के। इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है लंबवत रेखा को। यानी कि दो रेखाएं जब 90 डिग्री के कोण पे मिलेंगी तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत रेखाएं कही जाएंगी। बात क्लियर होगी? प्रदर्शित करना हो तो ये उसका प्रतीक होता है लंबवत का, और ये रेखाओं का नाम होता है। यानी कि रेखा L जो है लंबवत है M के। तो ये कुछ शब्द थे रेखा से रिलेटेड। अब हम लोग बात करते हैं कोण से रिलेटेड, यानी कि कोण की बात करेंगे। ठीक, किसकी? कोण की, एंगल की। कि भाई एंगल किसे कहेंगे? ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना। पहले कोण के लिए हमें क्या जरूरत है? कोण के लिए हमें जरूरत है दो रेखा की, या फिर कहें तो दो किरण की। किसकी? दो रेखा की या फिर दो किरण की। और कैसे रेखा और कैसे किरण की? ऐसे रेखा और ऐसे किरण की कि दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलती हों, प्रतिच्छेद करती हों, तभी कोण का फॉर्मेशन होगा, कोण बनेगा। कब? जब दो रेखाएं एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिलेंगी, या फिर कह सकते हैं दो किरण है। अब देखो, तो जब दो किरणें मिलती हैं, जैसे मान लेते हैं एक किरण ये है AB, और दूसरी किरण हम लोग ले लेते हैं CD। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको और इसको आपस में मिलाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं ये AB रेखा थी और ये क्या हो गई? ये AB किरण थी और ये क्या है? CD किरण। ठीक है, ये CD किरण हो गई और ये AB किरण हो गई। ठीक, ये दोनों इस बिंदु पे मिलेंगे। अब देखो क्या होगा, जब मिलेंगी तो इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु, बताया मैंने। अब ये बिंदु जो है क्या होगा? इसका एक स्पेशल नाम हो जाएगा शीर्ष, यानी कि वर्टेक्स। क्या नाम हो जाएगा? शीर्ष। और यहाँ पे यदि कोई पॉइंट हम लोग O ले लें तो देखो OB होगी, ये भी एक किरण होगी, और OD होगी, वो भी एक किरण होगी। तो ये जो दोनों किरणें हैं, ये दोनों किरणें जो हैं कोण की भुजाएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? कोण की भुजाएं। अभी कोण के बारे में पढ़ा ही नहीं, तो ये जान लो, ये जो होगा ये कहलाएगा कोण की भुजा, ये भी कहलाएगा कोण की भुजा। बात क्लियर हुई? अब देखो कोण किसे कहेंगे?
तो जब एक रेखा पर या फिर एक किरण पे कोई दूसरी रेखा या कोई दूसरी किरण झुकी हुई हो तो उसको हम लोग कहते हैं कि एक किरण का दूसरे किरण के झुकाव को ही हम लोग कहते हैं कोण। एक किरण पे यदि मान लो इसको ओडी लिखें, इसको ओसी लिखें, तो एक किरण पे दूसरे किरण के जो झुकाव का माप है, ये जितना झुकी हुई है ओसी किरण ओडी पे जितनी झुकी हुई है उसी को कहते हैं कोण। और इसको हम लोग जनरल भाषा में थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कहते हैं कि अब ये कोण है, कोण किसे कहेंगे अभी हम लोगों ने सीखा। अब देखो इस कोण को मापने के लिए हमें उसका मात्रक होता है डिग्री। क्या डिग्री बोलते हैं, ठीक। और इसको ऊपर इस तरीके से बिंदु से दर्शाना, इसको रेडियन में भी मापा जाता है। किसमें? रेडियन में, या तो डिग्री में या फिर रेडियन में कोण का मात्रक, ठीक। यदि हमें इसको लिखना हो कोण का नाम, तो आप लोगों ने जाना कि ये जो किरण है ये कोण की पहली भुजा हो गई और ये कोण की दूसरी भुजा हो गई, यानी कि दो भुजाएं होंगे और एक शीर्ष होगा। इस बिंदु को जहां पे दोनों किरणें मिली हैं उसको बोलेंगे शीर्ष, वर्टेक्स। तो कोण के लिए वर्टेक्स होना जरूरी है, दो भुजाएं होना जरूरी है, ठीक। कोण कहेंगे किसे? किसी एक रेखा पे दूसरी रेखा के झुकाव का जो माप है, कितनी झुकी हुई है, इस रेखा पे ये कितनी झुकी हुई है, उसी का माप ही कोण कहलाता है। अब यदि कोण का नाम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो इसको प्रदर्शित करते हैं इस तरीके से। देखो इस तरीके से इसको प्रदर्शित किया जाता है, जैसे प्लस को इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, तो किसी कोण को प्रदर्शित करना हो तो इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे। अब इसका नाम लिखना हो तो कैसे लिखते हैं? जिस बिंदु पे कोण बना रहेगा, यानी कि शीर्ष का नाम हमेशा बीच में रहेगा, शीर्ष वाला जो लेटर होगा वो हमेशा बीच में रहेगा। देखो कैसे, शीर्ष ओ है, बीच में लिख दिया हमने ये कोण का प्रतीक, और जो साइड वाले हैं उसको साइड में लिख दिया, यानी कि इस कोण का नाम क्या हो गया? COD। इसको ये भी तो लिख सकते हैं कोण, O लिख दिया, D पहले लिख दिया, C बाद में, कोई बात नहीं, ये भी सही ये भी सही। बात क्लियर हुई? हाँ, इसको ये नहीं लिख सकते हो कोण AOCD, ये नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि जिस पे बना है वो शीर्ष O है और शीर्ष जो है हमेशा मध्य में होगा। बात क्लियर हुई? तो इस तरीके से कोण का नाम लिखना है। अब एक बात और देखना, जैसे एक ही बिंदु पे दो कोण बने हो, एक कोण ये एक कोण ये, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे अभी लिख रहे थे 3 अक्षर से नाम, वैसे लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं ये बिंदु O है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है, तो इन कोणों का नाम लिखना। देखो इसी बिंदु पे इसी शीर्ष पे ये भी कोण बन रहा है, ये भी कोण बन रहा है, तो इसका नाम लिखना हो तो कोण AOB, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? इस कोण को। यदि कोण BOC लिखें तो ये कोण इसको प्रदर्शित कर रहा है, B से चले O पे पहुंचे C पे गए, ये वाला कोण, ठीक। AOB A से चले O पे पहुंचे B पे गए, ये वाला कोण, ठीक। हाँ, यदि किसी शीर्ष पे सिर्फ एक ही कोण बन रहा हो, किसी शीर्ष पे सिर्फ एक ही कोण बन रहा हो, इसी कोण की बात करें हम लोग, तो क्या होगा? यदि यहाँ पे C हो, O हो, D हो, एक ही कोण बन रहा हो, एक ही कोण की बात हो एक शीर्ष पे, तो सिर्फ हम लोग कोण O लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कुछ कोण से रिलेटेड हम लोग टर्म्स देख लेते हैं, जैसे कि आसन्न कोण। आसन्न कोण को हम लोग कहते हैं एडजेसेंट एंगल।
अब देखो, चूंकि ये अब हम लोग पढ़ेंगे जहाँ पे कोण एक ही बिंदु पे दो कोण बन रहे हैं, वैसा कुछ होता है ये आसन्न कोण। कैसे होता है, देखो क्या होता है, जब एक ही शीर्ष पे दो कोण बनने लगे, एक ही शीर्ष पे दो कोण बनने लगे, तो हम लोग कहते हैं इन दोनों कोणों को आसन्न कोण। एक ही शीर्ष पे दो कोण बनने लगे तो हम लोग इन दोनों कोणों को कहेंगे कि ये इसका आसन्न कोण है, ये इसका आसन्न कोण है। यदि नाम लिखना हो, मान लेते हैं ये ए है, बी है, सी है, ओ है, तो हम लोग कहेंगे कोण सी ओ बी और कोण बी ओ ए, बी ओ ए, ये वाला कोण सी ओ बी यानी सी ओ बी, ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में क्या है, आसन्न कोण है। यानी कि जब एक ही शीर्ष पे दो कोण बनने लगे तो कहेंगे ये आसन्न कोण है। अब इसमें एक बात और क्या कॉमन है वो देखना, भुजाओं की बात करें, इस कोण की भुजा की बात करें तो वो उसकी भुजा होगी CO, ठीक, और एक भुजा होगी OB। इसको लिख सकते हैं CO को OB भी लिख सकते हैं, यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ठीक। इस कोण के लिए, इस कोण के लिए भुजा लिखना हो तो OA और OB, ये वाली भुजा। अब इसमें एक बात तुमको मिलेगी कि इस कोण और इस कोण दोनों में एक भुजा जो है वो कॉमन है। क्या है, कॉमन है। यानी कि आसन्न कोण की परिभाषा यही हुई कि एक ही शीर्ष पे बनने वाले दो कोण जिसमें कि एक भुजा क्या हो, उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, कॉमन, ठीक। देखो यहाँ पे OB दोनों कोण में कॉमन है, ये वाली भुजा OB भुजा, इस कोण के लिए भी OB भुजा है, इस कोण के लिए OB भुजा है, तो दोनों के लिए OB जो है कॉमन है। और ये जो दोनों भुजाएं हैं ये अउभयनिष्ठ भुजाएं हैं, तो ये अउभयनिष्ठ भुजाएं हमेशा उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत साइड, इसके इस साइड एक भुजा तो इसके दूसरे साइड दूसरी अउभयनिष्ठ भुजा, दिख रहा है। तो आसन्न कोण में एक ही शीर्ष पे दो कोण बनते हैं और उन दोनों कोणों में एक भुजा जो होती है वो कॉमन होती है, इसको बोलते हैं आसन्न कोण। यानी कि कोण COB ये वाला कोण और BOA ये वाला कोण दोनों आसन्न कोण कहलाएंगे। बात समझे। अब इसमें दूसरा जो शब्द होता है वो होता है रैखिक युग्म। क्या होता है, रैखिक युग्म, इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। पेयर का मतलब जोड़ा या फिर युग्म, ठीक। रैखिक मतलब रेखा, दिख रहा होगा साफ साफ, रेखा की कुछ बात होगी। देखो अच्छा, आसन्न कोण जब हम लोग बना रहे थे तो कुछ ऐसे बन रहा था आसन्न कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ठीक। इसका नाम लिख रहे थे, मान लो ये C था, ये B था, ये A था, यहाँ पे O था। एक बात बताना, यदि हम लोग ये जो भुजा OC है इस भुजा को बढ़ाते बढ़ाते, मतलब इसको पकड़ के खींचते 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 इधर ला दें, कहने का मतलब इस तरीके से ला दें यहाँ पे। अब C कहाँ पे आ गई, यहाँ पे। OC भुजा कहाँ पे आ गई, इसके इधर आ गई। यानी कि देखो एडजेसेंट एंगल में, यानी कि आसन्न कोण में ये OA भुजा जो थी और OC भुजा जो थी दोनों अउभयनिष्ठ भुजाएं थी और OB जो था वो उभयनिष्ठ भुजा था। तो यदि जो अउभयनिष्ठ भुजा OA है और OC है, यदि दोनों एक दूसरे के विपरीत, एकदम उल्टा, ठीक, एक इधर करके मुंह खड़ा कर लिया और एक उधर करके मुंह खड़ा कर दिया, तो हम लोग कहेंगे कि अब ये आसन्न कोण नहीं रहा, अब ये दोनों जो है आसन्न कोण नहीं रहा। अब क्या हो गया, ये जो अउभयनिष्ठ भुजाएं OC और OA थे वो दोनों अब एक रेखा का निर्माण कर रहे हैं, एक रेखा बना रहे हैं। इसलिए
इन दोनों कोणों को आसन्न कोण न कह के रैखिक युग्म कहा जाता है। हाँ, ये आसन्न कोण हैं, लेकिन उनका एक स्पेशल नाम रख दिया गया है, रैखिक युग्म। बात समझ आई? तो अब चूंकि ये जो अउभयनिष्ठ भुजाएं थी ओ सी और ओ ए, वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ गई है। ओ ए भुजा इधर करके खड़ी है, ओ सी भुजा इधर करके खड़ी है, तो ये क्या है, दोनों एक दूसरे के विपरीत, उल्टा। और चूंकि विपरीत खड़ी है तो एक रेखा का निर्माण करने लगी। देखो ये सीधी रेखा वो भी कैसी, सीधी, इसलिए इसको बोलते हैं रैखिक युग्म, ना कि आसन्न कोण। यानी कि COB और BOA, अब ये जो कोण होंगे ये दोनों कोण रैखिक युग्म होंगे, क्योंकि अब ये रेखा का निर्माण हो रहा है। बात क्लियर हुआ? अब इसमें तीसरा कोण होता है शीर्षाभिमुख कोण। अब इस शब्द से कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इंग्लिश शब्द जब देखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट का मतलब विपरीत, वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट कर रही हो, प्रतिच्छेद कर रही हो, तो जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं वहीं पे ये कोण बनता है। अब वो कोण कैसा होगा, शीर्षाभिमुख, शीर्ष की तरफ मुख किए, और चूंकि अपोजिट होगा उल्टा वाला, यानी कि इस शीर्ष की तरफ ये कोण और इसके उल्टा वाला विपरीत वाला ये कोण, तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख। इसी प्रकार ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख। जैसे यदि कोण के नाम लिखे, मान लीजिए बिंदु O है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। यदि इस कोण को लिखना हो तो क्या लिखेंगे, कोण AOB। इस कोण को लिखना हो तो लिखेंगे COD, ये कोण। ठीक, तो ये दोनों कोण आपस में क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण। उसी तरीके से यदि कोण AOD की बात करें, AOD ये वाला कोण, और कोण BOC की बात करें, BOC ये वाला कोण, तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख और वर्टिकली अपोजिट एंगल। बात क्लियर हुई? और आप लोग कोण के प्रकार के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने, जिसमें मतलब बताया गया था, जैसे कोण के प्रकार, जैसे एक बताया गया था आप लोगों को 6th 7th या 8th में जरूर पढ़े होंगे, न्यून कोण। नहीं पढ़े होंगे तो देख लेते हैं हम लोग। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ये कोण का प्रकार है। ठीक, उसके बाद होता है ऋजु कोण, फिर होता है प्रतिवर्ती कोण, और एक लास्ट होता है संपूर्ण कोण। ये कोणों का प्रकार है। ठीक, अब इसको मैप की भांति, मैप से समझते हैं, ग्राफ थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। ठीक, देखो यहाँ पे यदि 0 डिग्री माने तो यहाँ से यहाँ ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 180, तो इसको 180 प्रदर्शित कर दिए। ये 270 हो गया, इसमें 90 और जोड़ दिए। ठीक, इसमें 90 और जोड़ दोगे तो 360 हो जाएगा। न्यून कोण की बात करें, न्यून कोण की बात करें तो न्यून कोण जो होता है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जितने भी कोण आएंगे यहीं पे उपस्थित होंगे, और इन्हीं कोणों को हम लोग कहते हैं न्यून कोण। 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जितने भी कोण, 40 डिग्री, 45, 55, 60, 75, ये सब कोण इसी के बीच में आएंगे, 0 और 90 के, तो ये कोण क्या कहलाएंगे, न्यून कोण कहलाएंगे। समकोण क्या होता है भाई, समकोण जो कोण 90 डिग्री का होता है उसी का स्पेशल नाम हो गया है समकोण। मतलब 90 डिग्री वाले कोण को क्या कहते हैं, समकोण। ठीक, तो अधिक कोण क्या होते हैं,
अधिक कोण अब कहलाएंगे 90 से 180 के बीच में जो भी कोण होंगे वो कहलाएंगे अधिक कोण। 90 और 180 के बीच में जितने भी कोण होंगे क्या कहलाएंगे? अधिक कोण कहलाएंगे। ठीक है। अब ऋजु कोण, ऋजु का मतलब होता है कि रेखा, सीधी रेखा। तो बताओ ये सीधी रेखा बन रही है तो 180 डिग्री के कोण को ही हम लोग बोलते हैं क्या? ऋजु कोण। 90 डिग्री के कोण को बोलते हैं समकोण। और 90 से अधिक हो और 180 से कोई कोण कम हो, मान लेते हैं x डिग्री है जो 90 से अधिक है, 180 से कम है, तो इस कोण को बोलेंगे अधिक कोण। और 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो तो इस कोण को बोलेंगे न्यून कोण। बात क्लियर है? अब प्रतिवर्ती कोण क्या होता है भाई? तो प्रतिवर्ती कोण 180 से अधिक और 360 से कम, मतलब कि 180 और 360 के बीच में जो भी कोण होंगे वो कहलाएंगे प्रतिवर्ती कोण। यानी कि 180 डिग्री से अधिक होगा कोई कोण और 360 डिग्री से कम होगा वो कोण कहलाएगा प्रतिवर्ती कोण। यानी कि 180 और 360 के बीच में जितने भी कोण आ जाएंगे वो प्रतिवर्ती कोण कहलाएंगे। लास्ट है संपूर्ण कोण। तो 360 डिग्री को हम लोग कहते हैं संपूर्ण कोण। बात क्लियर हुई? तो ये कुछ कोणों के प्रकार थे, ये लोग सब आप लोग जानते होंगे। अब इसमें लास्ट जो है 2 शब्द और पढ़ते हैं हम लोग। लास्ट 2 शब्द कोण से रिलेटेड है बहुत, वो भी पढ़ चुके हैं, बस समझते हैं हम लोग। एक होता है पूरक कोण, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और एक होता है समपूरक कोण, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ये भी पूरक कोण भी कोणों का युग्म होता है, समपूरक कोण भी कोणों का युग्म होता है, मतलब जोड़े में रहते हैं। ठीक। अब पूरक कोण क्या होता है भाई? तो पूरक कोण की बात करें तो 2 कोण होंगे, कोणों का युग्म होगा। तो 2 कोण मान लेते हैं, एक x है और एक y है। यदि इन दोनों का योग 90 डिग्री आता है तो इन दोनों कोणों को कहेंगे पूरक कोण। यदि 2 कोण ऐसे हों कि उनको जोड़ने पे 90 डिग्री आता हो तो क्या कहलाएंगे वो दोनों कोण? ये इसका पूरक कोण होगा और ये इसका पूरक कोण होगा और ये इसका पूरक कोण होगा। बात समझ आई? लेकिन यदि इन्हीं दोनों, मतलब यदि वही 2 कोण हों और उनको जोड़ने पे 180 डिग्री आ जाए, यानी कि 2 कोणों का योग जब 180 डिग्री हो जाए तो हम लोग कहेंगे कि वो समपूरक कोण है। यानी कि y जो है x का समपूरक कोण है, x जो है y का समपूरक कोण है। कहने का मतलब दोनों का योग 180 होता है। ठीक है। तो ये शब्द हैं जो ज्यामिति में आप लोगों को हमेशा प्रयोग में देखने को मिलेंगे, क्वेश्चंस में हमेशा दिखेंगे, और इनका मतलब आप लोगों को मैंने समझा दिया। अब आगे हम लोग कुछ प्रमेय पढ़ेंगे कोणों से रिलेटेड, जो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।